अस्सलामु अलैकुम। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी विषय में इकाई 15 दाज्यू, जिसके लेखक है शेखर जोशी, साहित्य प्रकार कहानी। आज हम शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी दाज्यू, जिसका मतलब है बड़े भाई, कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बाल श्रमित बालक की कहानी है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। मजदूर मजबूर है, कंधा पर है जीवन का बोझ, किताबों की जगह है रद्दी का बोझ। जिस मैदान पर खेलना था उसको साफ करना ही जीवन बना, जिस जीवन में हंसना था वो आंसू पीकर मजबूत बना। पेट भरना होता क्या है आज तक उसे मालूम नहीं, चैन की नींद सोना क्या है आज तक उसने जाना नहीं। बचपन कहाँ खो गया वो मासूम क्या बताएगा, जीवन सड़क पर गुजर गया वो यादें क्या सुनाएगा। कभी तरस भरी आंखों से वो 2 वक्त की खाता है, कभी धिक्कार के धक्के से वो भूखा ही सो जाता है। दाज्यू कहानी का जो मुख्य पात्र मदन 9 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आई जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसा उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाज्यू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उससे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह शिष्टियाँ भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाज्यू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का एक बाल मजदूर है, कि जो पहाड़ी इलाके का है, पहाड़ी के पास एक गांव का है। कैफ़े में आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह उसके गांव के पड़ोसी गांव के ही थे। उसे जैसे अपने बड़े भाई मिल रहे हो, तो वह उसे दाज्यू कहता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि जो गांव के लोग हैं वह शहर में जाकर अपनी जो मानवता है, जो सभ्यता है, वह भूल जाते हैं। जगदीश बाबू भी शहर में आए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वह लोगों से परिचित होते हैं, उन्होंने एक पहचान जैसे बना ली, तो वह अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और उन्हें अपनी प्रेस्टीज यानी जो उनकी इज्जत है उसका ख्याल आता है। और दाज्यू कहने पर उन्हें बुरा लगता है। जब मदन उन्हें दाज्यू दाज्यू कहकर पूरा दिन पुकारता है, जब भी वे कैफ़े में जाते हैं तो वह पुकारता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह सोचते हैं कि दाज्यू कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा जाता है। यहाँ पर जगदीश बाबू के जो मध्यम वर्गीय संस्कार है वह जाग उठते हैं। अपनत्वती जो एक लकीर होती है वह भी वह
तोड़ देते हैं। यह बात भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। शेखर जोशी जो इस कहानी के लेखक है, शेखर जोशी कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित कथाकार है। शेखर जोशी की कहानियों का अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी और जापानी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी कहानी दाज्यू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं दाज्यू, उस पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। आपको भी कभी फुर्सत मिले तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। कि कभी कभी क्या होता है कि निर्जन स्थान होता है, एकांत स्थान होता है, कि जहाँ पर आदमी उस स्थान पर होते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी शून्यपन की अनुभूति होती है। लगता है जैसे जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। कि हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम कई बार अकेले होते हैं तो भी हम अकेलेपन का जो खालीपन है, जो एकाकीपन है, वह हमें अनुभव नहीं होता। और कभी कभार हम सभी लोगों के बीच में होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या कैफ़े में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो कई बार क्या होता है, इन सभी के बीच में होते हुए भी हमें एक शून्यपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह सब कुछ जैसे पराया है। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह की बात हमें यहाँ पर बताई गई है। दाज्यू पेज नंबर 65 पर आप भी मेरे साथ पढ़िए। दाज्यू यानी बड़े भाई। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तराखंड के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केतली एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं दौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। इतना ही जानते हैं तो हमें पता चलता है कि लेखक को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उनका साहित्य भी कितना आगे है। उन्होंने अपने साहित्य में कौन कौन से लेखन किए हैं यह भी हमें पता चलता है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है। आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वहीं किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण कहानी में हुआ है। अपनत्व दो शब्द के यहाँ पर अपनत्व भरे यानी अपनापन भरे हुए
दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देता है। कई बार क्या होता है कि दो इंसान है एक दूसरे से परिचित नहीं होते, लेकिन अपनेपन से भरे हुए दो शब्द दोनों को निकट ला देते हैं। और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। कि कई बार हम परिचित व्यक्तियों के बीच भी क्या देखते हैं कि तिरस्कार से भरी हुए शब्दों को वह सुन नहीं पाते और एक दूसरे से जैसे परिचित होते हुए भी अपरिचित हो जाते हैं। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजियो कहानी का केंद्र बिंदु है। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कि यहाँ पर कैफे का जो बॉय है वह 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। कि जगदीश बाबू एक बार चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा सा एक कैफ़े है, कैफ़े किसे कहते हैं जहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह मिलता है, वहाँ पर जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा। किसे? मदन को, जिसका रंग कैसा था? गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ यानी अति स्वच्छ आंखें थी, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिल था यानी सुस्ती बिल्कुल नहीं थी, वह चाल में अनोखी उसकी मस्ती थी, जरा भी आलसपन उसमें नहीं था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। कि कमल के पत्ते पर जैसे बूंद किस तरह फिसलती है उसी तरह उसकी चाल में भी फुर्ती थी, काम में भी हर काम वह फुर्ती से करता था। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। कि जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफ़े में आते हैं, वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। अर्धचली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। कि अर्धजली सिगरेट का एक कस खींचते हुए जगदीश बाबू जब उस कैफ़े में प्रवेशे तो वह एक टेबल पे से क्या कर रहा था? प्लेटें उठा रहा था। और एक मेज पर जब वह बैठ गए तो वह बिल्कुल उनके सामने ही था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। कि जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई आए और वह उन्हें फौरन चाय नाश्ता दे। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। कि यहाँ पर उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हुए जगदीश बाबू उन्हें देखकर वह लड़का जगदीश बाबू को देखकर मुस्कुराता है। लड़का उसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। आगे हम यही पढ़ते हैं कि किस तरह वह एक कैफ़े में काम करता है, किस तरह वह प्रतीक्षा आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था और जगदीश बाबू के प्रवेश करने पर किस तरह वह मुस्कुराया और उसका अंदर जो एक मौन था, उसकी एक चुप्पी जो थी उसमें सारा मेनू जैसे समाहित था। और सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर उसने फौरन जगदीश बाबू को चाय लाकर दे दी।
आगे पढ़िए। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निश्चिंत होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वह बड़ी विचित्र होती है। लेखक हमें बताते हैं यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर जो भावनाएं छिपी हुई होती है तो वह बड़ी विचित्र होती है। किस तरह विचित्र होती है कि कभी कभार हम एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में किस तरह बैठे होते हैं, निसंग यानी किसी का साथ न होना, अकेले हम बैठते हैं। और कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता कि अकेले बैठा हुआ इंसान भी कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि इस अकेलेपन में भी जैसे सब कुछ कितना पास है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी इंसान सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय यानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में भी वह सूनेपन का अनुभव करता है। जैसे उसे सब कुछ पराया लगता है, जैसे अपना कोई नहीं है। और यह सब बातें कब होती है? ऐसे ही नहीं होती, अकारण ही नहीं होती। मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता और उस एकाकीपन में भी उसे अपनत्व की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सूनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया, अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने हमें उनकी भावनाओं को विचित्र बताया है। वे कहते हैं कि इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछो या विरक्त की किसी कथा के मूल में। विरक्त यानी विराग, उदासीनता, मूल यानी जड़। तो यही बात हमें यहाँ पर लेखक ने इस परिच्छेद में बहुत ही अच्छी तरह से बताई है कि मनुष्य की भावनाएं किस तरह विचित्र होती है। आपको परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है। आगे पढ़िए। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल के। जगदीश बाबू दूर, दूर का विरुद्धार्थी शब्द है निकट। वह दूर से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ जैसा अपनत्वहीन है, अपना होते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं है। वह सोचते हैं कि शायद कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा, अभ्यस्त यानी आदत पड़ जाना। तो इसी वातावरण की आदत पड़ जाएगी, अपनेपन की जो अनुभूति है वह शायद मुझे होने लगे। पर आज तो वह आए हैं तो बिल्कुल अकेले, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और अनायास यानी बिना प्रयास के ही उन्हें अपने गांव की याद आने लगती है, पड़ोस के आदमियों की, स्कूल की, कॉलेज की और अपने निकट शहर के कैफे और होटल की। चाय साहब। अचानक मदन आकर कहता है कि चाय
साहब आपने जो चाय का ऑर्डर किया था, यह सभी बातें वह सोचते हैं और अचानक ही मदन आकर उन्हें चाय देता है। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया कि जगदीश बाबू सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने राखदानी में वह झाड़ी और उन्हें लगा कि जो शब्द है चाय साहब, वह ध्वनि यानी वो आवाज़ है, उसमें रिक्तता यानी खालीपन उन्हें जो अनुभव हो रहा था। उन्होंने इन शब्दों को सुना तो जैसे कुछ उम्मीद जाग उठी कि यह अपना है, और जो खालीपन का जो अनुभव कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी शंका का समाधान कर लिया कि यह शब्द की जो ध्वनि उन्हें सुनाई दी उसमें उन्होंने अपने पन का जो अनुभव किया और जो शंका का जो समाधान था कि शायद यह लड़का अपने गाँव का हो। उस समाधान के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की तरफ से जगदीश बाबू ने पूछा। कि इस तरह दोनों के बीच वार्तालाप शुरू हुआ। जगदीश बाबू के प्रश्न ने लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है, वह अपने गांव का नाम भी बताता है, और लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है, और अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह मदन से कई प्रश्न पूछते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक आपको इस इकाई को पढ़ना है।